बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। मैं आपको फिर संडे वेबिनार में खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो हमारे साथ स्पीकर हैं वो डॉक्टर सादिया ज़ीशान हैं। इन्होंने पहले भी टॉपिक्स प्रेजेंट किए थे और आज जिस टॉपिक को प्रेजेंट कर रही हैं वो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन इन चिल्ड्रन, बार बार पेट में बच्चों के जो दर्द उठता है उसके बारे में ये बताएंगी। इनका मैं मुख्तसर सा तारुफ करा दूं जिन लोगों ने पहले ये अटेंड नहीं किया था। इन्होंने एमबीबीएस जो किया था वो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से किया था। और इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ किया, एमसीपीएस किया। और इसके वहाँ पे ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम किया, इस्लामाबाद में होली फैमिली हॉस्पिटल में काम किया। और इसके अलावा शिफा इंटरनेशनल में काम किया जो कि बहुत प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है सारे के सारे पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर। कुछ अर्से इन्होंने सऊदी अरब में भी काम किया, फिर ये इंग्लैंड आ गई थी और यहाँ पे उन्होंने MRCP CH किया। और इनका जो ज़्यादा इंटरेस्ट है अब वो ऑटिज्म और डायबिटीज़ के अंदर है। तो उस टॉपिक्स को भी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि डिस्कस करें, लेकिन आज जो इनका टॉपिक है वो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन जो बच्चों में होता है और उसकी वजह से खास तौर पर वालिदैन को बहुत परेशानी होती है कि बार बार बच्चा क्यों रोता है। तो मैं बगैर किसी फर्दर डिले के डॉक्टर सादिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टार्ट करें पूरा सेशन को। जी आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपकी आवाज जरा आप कम हो गई है, फिर जरा आप। एक सेकंड। अभी कुछ बेहतर हुई आवाज? इतनी हल्की आ रही है आपकी आवाज। हेलो जी आप ठीक है, आप ठीक है। जी। जी तो आज हमारा टॉपिक ऑफ अ, डिस्कशन इन फिर चिल्ड्रन, जी बच्चों में पेन एब्डोमेन जो है वो आ- आपकी आवाज कुछ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ये स्क्रीन शेयर करने के बाद स्लो हो रही है, पहले भी स्लो थी। आई थिंक मिडिल के अंदर ऊपर हो जाती है फिर नीचे हो जाती है। इसलिए कॉन्स्टेंटली नीचे है लेकिन कभी कभी ऊपर होती है। आपने हेडफोन्स तो नहीं पहने हुए? अगर हेडफोन्स पहने नहीं तो नहीं मैंने फोन्स नहीं पहने। अब ठीक आ रही है आवाज, जब आप इस तरह बोलती है तो आवाज ठीक आती है। अच्छा ठीक है। तो बच्चों में पेन एब्डोमेन जो है वो एक काफी कॉमन कंप्लेंट है। अ, अक्सर देख रहे हैं कि जो बच्चे स्पेशली 5 साल से ऊपर की एज के बच्चे हैं, स्कूल गोइंग उसमें बहुत ज्यादा कॉमन नहीं, नहीं। आ, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आज डॉक्टर सादिया। मैं ऐसा करती हूँ कि साइन आउट होके दोबारा ज्वाइन करूँ। जी जी, ठीक।
हेलो जी जी, जी, अब आ रही है आवाज सही? बिल्कुल साफ आ रही है। बहुत अच्छी आ रही है। जी, अब ठीक है आवाज? ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि एब्डोमिनल पेन जो है वो बच्चों में काफी कॉमन सिम्टम है। यूजुअली स्कूल गोइंग एज बच्चे जो हैं उनमें ये कॉमन है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि ये जो एब्डोमिनल पेन है ये पेरेंट्स के लिए बहुत परेशानी की वजह होती है। बच्चे जब बार बार कंप्लेन करते हैं तो पेरेंट्स वर्रिड होते हैं। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो वरी वाली बात हो, कोई परेशानी वाली बात हो। ज्यादातर केसेस में ये पेन जो है ये इनसिग्निफिकेंट किस्म की पेन होती है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि बेहतर यही होता है कि अगर बच्चा बार बार पेट दर्द की शिकायत कर रहा है तो डॉक्टर को दिखा दिया जाए, और अगर जरूरत है किसी भी इन्वेस्टिगेशन की तो वो करा ली जाए, ताकि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है, और अगर कोई बड़ी चीज है तो वो रूल आउट भी हो जाएगी। तो बेसिकली आज जो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा उसमें जो मेन चीजें हम डिस्कस करेंगे कि पहले तो ये कि एब्डोमिनल पेन, बेसिकली रिकरेंट एब्डोमिनल पेन हम किसको कहेंगे, कि बार बार एब्डोमिनल पेन जो हो रहा है हम किसको रिकरेंट एब्डोमिनल पेन डिफाइन करते हैं, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। फिर एक चीज अक्सर डॉक्टर्स टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, फंक्शनल एब्डोमिनल पेन। वो क्या चीज है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो कितना कॉमन है, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, और यूजुअली जो है कौन से रेड फ्लैग साइंस हैं जिनकी वजह से हमें परेशानी हो सकती है, डायग्नोसिस, और उसके अलावा क्या क्या मजीद डायग्नोसिस के साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं और क्या उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो बेसिकली जो एब्डोमिनल पेन है वो दो तरह से हम उसको क्लासिफाई करते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मींस कि अगर आपके बच्चे को 3 माह से कम अरसे का पेट में दर्द है, यानी कि बार बार शिकायत कर रहा है लेकिन इसको 3 माह से कम हुआ है अरसा। एक होता है जिसे कहते हैं क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन, कि बच्चा शिकायत कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो 3 माह से ज्यादा मुसलसल पेट दर्द की शिकायत होगी, वो इंटरमिटेंट हो सकती है। कभी बच्चे के पेट में दर्द होगा, बीच में बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, फिर पेट में दर्द होगा, लेकिन इस टोटल ड्यूरेशन को 3 माह से ज्यादा हो जाए अगर, तो उसको हम क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन कहते हैं। तो बेसिकली जो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है उसको हम रिकरेंट तब कहते हैं जबकि एक बच्चे को 3 महीने के पीरियड में 3 दफा से ज्यादा इतना शदीद पेट का दर्द हुआ हो कि वो उसकी डेली एक्टिविटीज को स्टॉप कर दे। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा पेट दर्द की शिकायत इतनी शदीद कर रहा है कि अगर वो कोई खेल कूद कर रहा होता है नॉर्मली तो वो नहीं कर पा रहा, या वो स्कूल नहीं जा पा रहा, या कोई किसी किस्म की भी एक्टिविटी है उसको वो स्टॉप कर देता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है जो कि 3 मंथ्स में 3 दफा से ज्यादा हुआ है। तो बेसिकली ये कॉमन कितना है हमें ये देखना है। तो यूजुअली जो स्कूल एज चिल्ड्रन हैं उनमें 10 to 20% चांस होता है कि रिकरेंट एब्डोमिनल पेन हो, और उसमें भी सिर्फ 3 to 8% बच्चे हैं जिनमें डेफिनेटली कोई वजह होती है या कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से ये पेट का दर्द बार बार होता है। एजेस जो कॉमन है वो 5 and 14 years की एज है जिसमें ज्यादा कॉमन है। 5 साल से कम उम्र बच्चों में इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। लड़कियों में पेट दर्द की शिकायत ज्यादा कॉमन है। मोर वेट गेन जो है या ओबेसिटी जो है उसके साथ रिकरेंट एब्डोमिनल पेन की एसोसिएशन कही जाती है, और स्ट्रेस कोई भी है तो उसके साथ भी पेट में बच्चे बार बार दर्द की शिकायत कर सकते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि अच्छा बच्चा पेट दर्द की शिकायत कर रहा है और अगर स्ट्रेस के साथ है, तो उसमें ये नहीं समझना कि बच्चे को एक्चुअल में पेट में दर्द नहीं है। बच्चे को पेट में दर्द होता है, लेकिन अगर हम बाकी चीजें रूल आउट कर दें तो इट मीन्स के हमारी स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाएगी कि कोई बड़ा मसला है। लेकिन उस पेट के दर्द को हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर किसी वजह के बगैर है तो उसको कैसे मैनेज करना है हमने। तो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन जो है उसकी कॉजेज जो है वो क्या क्या हो सकती हैं, जो कि
मेडिकल कॉजेज और साथ साथ बाकी कॉजेज हैं। अब ये मैंने लिखा है IBS। IBS बेसिकली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को कहते हैं, जो कि 43% जो है कॉमन कॉज है। एब्डोमिनल मिग्रेन, जैसे सर दर्द होता है और मिग्रेन होता है, इसी तरह एब्डोमिनल मिग्रेन भी एक एंटिटी है जो कि पेट का दर्द होता है, और ये उन्हीं लोगों में कॉमन है जिनमें मिग्रेन की या सर दर्द की फैमिली हिस्ट्री कॉमन हो, या उस बच्चे को खुद भी मिग्रेन की प्रॉब्लम हो। फिर एरोफेजिया है, जब बेसिकली एयर इंजेक्शन के साथ जिसका है। फिर फंक्शनल एब्डोमिनल पेन है, जिसमें आपको सारी कॉजेज अगर आपने रूल आउट कर दी हैं तो फिर जो वजह बच जाती है उसको हम फंक्शनल एब्डोमिनल पेन कहते हैं, जो कि 15% है। फिर फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया हम किसको कहते हैं। साइक्लिकल वॉमिटिंग है, जो कि बार बार पेट दर्द के साथ वॉमिटिंग है। और फिर कुछ है जिसमें बच्चों में कॉन्स्टिपेशन, जो कि काफी कॉमन है कॉन्स्टिपेशन, लेकिन एब्डोमिनल पेन बार बार नहीं करता कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बच्चों में अदरवाइज वेरी कॉमन, लेकिन 6% ऑफ टोटल रिकरेंट एब्डोमिनल पेन जो है वो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है। फिर रूमिनेशन है, और बाज़ औक़ात फिर कोई भी कॉज नहीं मिलती। जो ऑर्गेनिक कॉजेज या एक्चुअल वजूहात है पेट दर्द की, उसमें कॉन्स्टिपेशन है जिसको रूल आउट करना और ट्रीट करना जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन के साथ ना सिर्फ पेट का दर्द, बल्कि उन बच्चों में सर दर्द और खुराक की कमी जो है वो भी बड़ी कॉमन है, और उसकी वजह से बच्चे वेट लॉस भी करते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है वो यूजुअली पाकिस्तान में बच्चों में इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन जो टीन एज बच्चे हैं उनमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का ट्रेंड जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है वो एक ऐसी वजह है जिसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो काफी लंबी है और इसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जो ये छोटी आंत में बड़ी आंत में दोनों में हो सकती है। और इसमें बाज़ औक़ात बच्चे को पतले पखाने, फिर पखाने के साथ खून आना, ये सारी चीजें बहुत बाद में शुरू होती हैं। शुरू में बच्चा सिर्फ पेट दर्द की शिकायत करेगा, खाने के बाद वो कहेगा कि जब भी खाने को देते हैं तो बच्चा खा नहीं पाता और पेट दर्द की शिकायत करता है, और साथ साथ वेट लॉस होना शुरू होता है। तो इसलिए रिकरेंट एब्डोमिनल पेन अगर बच्चे को हो रहा है तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को रूल आउट करना जरूरी है। सीलिक डिजीज जो है ये बेसिकली जो यहाँ यूके में तो बहुत कॉमन है, लेकिन पाकिस्तान में भी मैंने सीलिक डिजीज देखी है। यूजुअली ये अनडायग्नोज इसलिए रहती है कि हम काफी सारी चीजों को जो है सिम्टम्स को हम इस तरह से पिक नहीं कर पाते। जैसे कि सीलिक डिजीज बेसिकली वीट से इंटॉलरेंस है, उसमें आप जो रोटी है, ब्रेड है, जो मतलब केक वगैरह इस तरह की चीजें, बिस्किट्स, तो इन सारी चीजों के साथ एलर्जी होती है। बेसिकली वीट से, ग्लूटेन से एलर्जी है ये। इसमें भी जरूरी नहीं है कि बच्चे को फौरन से पखाने आना शुरू हो जाएंगे, इसमें भी बच्चे को सिर्फ पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, या रंग पीला हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ कम होती है। अक्सर पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चा बढ़ नहीं रहा सही तरह, और साथ साथ पेट में बार बार दर्द, खाना कम खाता है, तो उसमें भी सीलिक डिजीज रूल आउट करना जरूरी है। फिर रिफ्लक्स और एओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस। रिफ्लक्स बेसिकली जो है वो बच्चों में, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो हार्ट बर्न्स की या रिफ्लक्स की शिकायत प्रॉपरली नहीं कर सकते, उनको बाज़ औक़ात, मैं तो जब पाकिस्तान में जॉब करती थी तो बच्चों से पेट दर्द में पूछती थी कि आपको ऐसे तो नहीं महसूस होता कि जैसे गर्म सा कोई चीज आपके चेस्ट में फील हो रही है, या आप जब निगलते हैं उस हिस्से में आपको महसूस हो रही है। बच्चे फिर भी बहुत मुश्किल से ये डिस्क्राइब कर पाते हैं, और वो उसको पेट दर्द ही कहेंगे। फिर पेट में कीड़े जो हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉमन है कि बच्चों में पेट दर्द हो। इसी तरह मैदे का एक इन्फेक्शन होता है जो कि एच पाइलोराई की वजह से होता है, उसकी वजह से बच्चों में पेट दर्द हो सकता है। फिर हमने एब्डोमिनल मिग्रेन डिस्कस किया। कुछ सर्जिकल रीजंस भी हो सकती हैं जिनकी वजह से पेट दर्द हो। फॉर एग्जाम्पल, पेट दर्द अपेंडिसाइटिस की वजह से तो होगा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बच्चे को अपेंडिक्स की मामूली सी शिकायत हुई और उसके बाद वो उस वक्त इतनी सवेयर नहीं थी कि वो बच्चा हॉस्पिटल गया हो, लेकिन उसके बाद वहां पे एक मैस बन गया, या अ, उसके अलावा सर्जिकल कॉजेज में पैंक्रेटाइटिस आ सकता है। गायनी की कॉजेज हैं
जो कि टीन एजेस बच्चियों में ओवेरियन कॉजेज भी हो सकती हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल कॉजेज हो सकती हैं। फिर बच्चों में पेशाब के इन्फेक्शंस के साथ भी पेट के दर्द की शिकायत हो सकती है। तो बेसिकली ये जो मैंने लिस्ट की हैं चीजें, ये कॉमन कॉजेज हैं जो कि रूल आउट करनी, और इम्पोर्टेंट कॉजेज हैं जो रूल आउट करनी जरूरी हैं, इससे पहले कि हम बच्चे को ये कहें कि ये फंक्शनल एब्डोमिनल पेन है। अब बेसिकली अगर हम इसको डिवाइड करें तो जो एब्डोमिनल पेन क्रोनिक है उसकी कॉजेज को तो 70 to 75% इस सी के हिसाब से अगर आप देखें तो फंक्शनल हैं, फिर 12 to 15% साइकोजेनिक कॉजेज हैं, और फिर 10 to 15% जो हैं वो ऑर्गेनिक कॉजेज हैं जो कि एक्चुअल कॉजेज में आएंगी। तो जो बेसिकली साइकोजेनिक हैं उसमें हम अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे स्ट्रेस का शिकार होते हैं, स्कूल में कोई मसला होगा उन बच्चों को, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि डिसलेक्सिया काफी कॉमन कॉज है बच्चों में, स्कूल में कोई बुलिंग का इशू है, चेंज ऑफ स्कूल है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि घर में बहन भाइयों के साथ कोई प्रॉब्लम होगा, या कोई टेंशन सीकिंग बिहेवियर होगा, कोई एंजाइटी स्ट्रेस, कोई भी फैमिली में स्ट्रेस है, या बच्चे की अपनी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, तो उस सारे में बच्चा जो है वो पेट दर्द की शिकायत करता है, क्योंकि वो उस स्ट्रेस को वैसे निकालना चाह रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में भी जो है बेहतर यही होगा कि पहले आप जो ऑर्गेनिक कॉजेज हैं उनको रूल आउट कर लें, बजाय ये कि हम अज्यूम कर लें कि बच्चा पेट की दर्द की शिकायत इसलिए कर रहा है। फिर बाकी कॉजेज जो हैं ऑर्गेनिक वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। छोटे बच्चे जो हैं, जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं, उनमें पेट दर्द की जो शिकायत होती है उसमें फूड एलर्जीज वगैरह भी कॉमन है, तो उनको भी रूल आउट करना जरूरी होता है। जब बच्चे प्रेजेंट करते हैं एब्डोमिनल पेन के साथ तो बेसिकली जो है वो 70% ऑफ जो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है उसमें जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो एक कॉमन चीज है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये होता है कि बच्चा जैसे ही खाना खाता है तो उसके बाद वो फौरन से पेट दर्द की शिकायत करेगा। अक्सर बच्चे बार बार बाथरूम भी जाते हैं, खाते हैं और उसके बाद बाथरूम जाते हैं, प्रॉपरली वो बैठ के पखाना नहीं कर पाते, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। तो उसकी वजह से बास पेरेंट्स जो हैं वो वरिड होते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज ना हो, और इसलिए डॉक्टर्स को दिखाना बहुत जरूरी है। और कुछ डॉक्टर्स के पास जब आप जाएंगे तो बेसिक टेस्ट कर लेंगे और रूल आउट कर लेंगे। फिर फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, उसके बाद एब्डोमिनल मिग्रेन, फंक्शनल एब्डोमिनल पेन, ये चीजें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बच्चे की जो हिस्ट्री होगी उसमें ये होगा कि जब आप बच्चे को देखेंगे तो उससे पहले तो ये चीज पूछनी बहुत जरूरी है कि पेन किस जगह है। अगर बच्चे को पेट में दर्द है और जो बेसिकली उसकी नाफ और उसके अराउंड का एरिया है उसमें दर्द है या जनरलाइज्ड पेन है, तो वो ज्यादातर नॉन ऑर्गेनिक कॉज हो सकती है। लेकिन उसमें जरूरी ये है कि हम पहले ये पूछें कि पेन किस नौयत का है, कितनी देर रहता है, और जब पेन सेटल होता है तो उसके बीच में बच्चा कैसा महसूस कर रहा होता है। क्या बच्चा पखाना करने जाता है तो उस वक्त उसका पेन रिलीव होता है या नहीं। उसके अलावा ये कि उसको साथ अगर कोई ऐसी जो कि प्रॉब्लम है, जैसे कि उसका पखाना की जो हैबिट्स है वो चेंज हो रही हैं, कि जैसे ऑल्टरनेटिंग डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन हो रही है। बाज बच्चे होते हैं उनको कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन रहती है, कुछ टाइम पे डायरिया रहता है, तो ये एक वरिंग सिम्टम है। फिर पेन की सिविरिटी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर पेन इतना सिग्निफिकेंट इनफ है कि बच्चा रात को सोते में पेन की वजह से जाग रहा है, तो वो भी एक वरिंग सिम्टम है। फिर कुछ बच्चे हैं जिनको पेन यूजुअली डे टाइम या स्कूल टाइम में हो रहा है, वो स्कूल अटेंडेंस उनकी को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन बाकी टाइम पे वो ठीक है, तो उसको फिर हमें ये चीज रूल आउट करनी जरूरी है कि क्या ये फंक्शनल पेन तो नहीं है। फिर ये देखना है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी को कितना इफेक्ट कर रहा है। उसके अलावा हमने देखना है कि उसकी डाइट के ऊपर कोई असर हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर चीजें खाने से तो उसको पेट में दर्द नहीं हो रहा है, इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि वो एक फूड डायरी बनाए जब बच्चे को पेट में दर्द हो। यानी कि आप डेट टाइम के साथ आपकी डॉक्यूमेंट कर दें कि बच्चे को आज पेट में दर्द हुआ है और उसने क्या लिया था जिसकी वजह से हुआ है, तो एक ट्रेंड पता चल जाता है कि किसी पर्टिकुलर फूड इंटॉलरेंस से तो नहीं हो रहा। फिर फैमिली हिस्ट्री जो है
वो भी मैं कहूँगी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर फैमिली में जो है बाउल प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, तो फैमिली में मोस्ट प्रोबेबली बच्चों में फंक्शनल एब्डोमिनल पेन का भी चांस ज़्यादा हो सकता है। पेशाब के इन्फेक्शंस यूजुअली बच्चियों में ज़्यादा कॉमन है और वो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो बिल्कुल मिस हो जाते हैं। और जिन बच्चों को पेशाब के इन्फेक्शन बार-बार होते हैं, उनको पेट में दर्द की शिकायत भी रह सकती है बार-बार। तो बेसिकली जो पेन है वो आपकी एक बॉडी पेन होता है, एक माइंड पेन होता है। तो हमें इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि पेन एक्चुअली मौजूद है या पेन जो है वो सिर्फ माइंड में है, और अगर पेन माइंड में है तो हमने उसको कैसे सेटल डाउन करना है। बच्चे को जब हम एग्जामिन करते हैं, ये आवाज मेरी वापस आ रही है किसी का, मेरे ख्याल है माइक ऑन है। जी, तो बच्चे को जब एग्जामिन करते हैं तो अगर हम महसूस करें कि बच्चा जो है वो वेट लूज कर रहा है, यूजुअली अक्सर ऐसे होता है कि घर में हमने वेट नहीं किया होता, तो अगर हमें महसूस हो कि बच्चे के कपड़े लूज हो रहे हैं या बच्चा ग्रो नहीं कर रहा हाइट वाइज, तो चांस है कि ये बच्चे की एक जो सिग्निफिकेंट वजह है ऑर्गेनिक कॉज की। इसी तरह बच्चे का रंग पीला है, जॉन्डिस है या मुंह में छाले आ रहे हैं, स्किन के ऊपर कोई निशान है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज है देखनी। बाज़ बच्चों में जॉइंट पेन की शिकायत पेट के दर्द के साथ अगर है तो वो बहुत सिग्निफिकेंट है, और वो हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ कि वो जरूरी है कि रूल आउट की जाए। इसी तरह अगर बच्चा जो है वो एक पिन पॉइंट पेन के लिए कह रहा है और वो पेन जो है वो वर्स हो रही है, तो इसमें आईबीएस जो है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो देखना जरूरी है, क्योंकि वो यूजुअली अराउंड द अम्बिलिकस होता है। अगर पेन पिन पॉइंट है, वर्स हो रहा है, तो वो सर्जिकल कॉजेस को रूल आउट करना जरूरी है। इसके अलावा ये कि बच्चे को बाज़ औक़ात, जो बड़े बच्चे हैं, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान में 1-2 दफ़ा टीन एज बच्चे जो हैं, वो खुद से इस शिकायत के साथ आए कि उनके पेट में दर्द के साथ-साथ जो है कुछ चीज़ फूलती हुई महसूस होती है और उनको मैस फ़ील हुआ है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ हो सकती है कि बच्चे के पेट में मैस हो लेकिन मिस हो जाए। तो इसलिए बच्चे को डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये कि अगर बच्चे जो टीनेजर्स बच्चे हैं जिनमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या क्रॉन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस का चांस है, वो बच्चे क्योंकि वो टीन एज में होते हैं, वो झिझकते हैं चीजें बताने में, उनको शुरू में हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन रही हो, फिर डायरिया हो जाता हो। उन बच्चों को पखाने की जगह पे कोई स्किन टैग हो सकता है, कोई फिस्टुला हो सकता है। वो डिले सिर्फ इस वजह से होता है कि बच्चे जो हैं वो चीजें जो हैं वो डिले कर रहे होते हैं, क्योंकि वो शाय फील करते हैं ये बातें बताने को। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि डॉक्टर को दिखा लिया जाए अगर बच्चा बार-बार, तो वो जब डॉक्टर एग्जामिन करेगा तो वो चीजें ऑटोमेटिकली रूल आउट हो जाएगी। जो प्राइमरी असेसमेंट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, थॉरो हिस्ट्री बहुत जरूरी है, जो कि अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एग्जामिनेशन जरूरी है। एसोसिएटेड सिम्टम्स में हमने हेडेक, जॉइंट पेन की बात की, वॉमिटिंग, नोजिया की बात की। इसके अलावा ये है कि कुछ सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, जैसे हेडेक और एब्डोमिनल पेन ओवरलैप करते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं। वो कॉन्स्टिपेशन के साथ भी हो सकता है, वो मिग्रेन के साथ भी हो सकता है, बाज़ औक़ात वो स्ट्रेस इंड्यूस भी हो सकता है। जो बच्चे एंग्शियस पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं और बात बात पे स्ट्रेस लेते हैं, उन बच्चों में भी एब्डोमिनल पेन कॉमन है, और 80% ऑफ चांस है कि वो ऐसे बच्चों में जो है वो स्कूल एब्सेंस या वो स्कूल से रिफ्यूज करेंगे जाना। रिस्क फैक्टर्स जो हैं जिन बच्चों में ज्यादा कॉमन है, उन क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? पेरेंटल एंजाइटी स्पेशली, अगर पेरेंट्स छोटी छोटी चीज के ऊपर स्ट्रेस लेते हैं तो वो बच्चे जो हैं उनमें ज्यादा कॉमन है। जिन बच्चों की फैमिली में, मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो बाउल प्रॉब्लम्स हैं, जिन बच्चों के फैमिली में जैसे बहन भाई हैं उनको कोई प्रॉब्लम रही हो। इसी तरह जो एडीएचडी के शिकार है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, उन बच्चों में पेन एब्डोमेन जो है, रिकरेंट पेन एब्डोमेन, वो ज्यादा कॉमन है। जिन बच्चों को स्कूल में बुलिंग की शिकायत है या चाइल्ड अब्यूज, फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज, निग्लेक्ट, इन सब बच्चों में रिकरेंट एब्डोमिनल पेन कॉमन है।
रेड फ्लैग्स जो हैं ये बेसिकली इस पूरी जो हमारी आज की डिस्कशन है इसका निचोड़ है कि अगर हमारे बच्चे को पेट में दर्द है तो हमें क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए कि हमें इस सिचुएशन में अर्जेंटली कुछ करना है। अगर बच्चा 5 साल से कम उम्र है और उसको फिर भी पेट की शिकायत जो है वो काफी ज्यादा कॉमन है, तो इट मीन्स के लेस लाइकली है कि फंक्शनल पेन हो। अगर बच्चे को पेन जो है वो अम्बलाइकस से अवे है और रात को बच्चे को पेन इतनी शदीद होती है कि बच्चा सोते में जागता है, बच्चे के पेट में कोई मैस फील होता है, साथ बुखार रह रहा है, वेट लॉस हो रहा है, टीनेजर बच्चा है और उसकी प्यूबर्टी और ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट है, डायरिया है जिसमें ब्लड या म्यूकस आ रहा है या ऑल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन है, मुंह में छाले पड़ रहे हैं या पखाने वाली जगह पे कोई जो अल्सर्स या कोई उस जगह पे टैग्स वगैरह हों, जॉइंट्स के सिम्टम्स हों, रैश हो, पेशाब का कोई सिम्टम हो, फैमिली हिस्ट्री हो जिसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कॉमन है, बच्चे की खुराक कम हो गई है या बच्चे की बाउल हैबिट्स ऑल्टरनेट कर रही हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो कि रेड फ्लैग्स हैं और इस सिचुएशन में हमें बच्चे को डॉक्टर को दिखाने में देर नहीं करनी चाहिए। जब हम डॉक्टर को दिखा दें और बेसिकली जो ऑर्गेनिक कॉजेज हैं वो रूल आउट कर दें, तो उसके बाद भी बच्चा बार बार पेट दर्द की शिकायत कर रहा है, तो उसमें हमें क्या करना है? पहले तो हमने जो जितनी कॉमन चीजें हमने डिस्कस की ऑर्गेनिक कॉजेज, जब हम वो रूल आउट कर चुके तो उसके बाद हमारा मेन जो चीज है वो रीएश्योरेंस है। तो रीएश्योरेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो पेरेंट्स का है कि पेरेंट्स को यूजुअली क्या करना है, पेरेंट्स को बच्चे की पेन को कैसे डील करना है। पहली बात तो मेरी याद रखें कि जब बच्चा पेट दर्द की शिकायत कर रहा है तो उसको कभी भी ये मत समझें कि बच्चे का जो पेट दर्द है वो नहीं है मौजूद क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया उसको कोई बीमारी नहीं है। मैंने पहले एक स्लाइड शेयर की थी आपके साथ जिसमें मैंने कहा था पेन इन बॉडी एंड पेन इन माइंड। अगर बच्चे के माइंड में पेन है तो देयर इज अ पेन, तो आपने उस पेन को इग्नोर ऐसे नहीं करना कि आपने बच्चे को ये कहना है कि जी जाओ तुम्हें कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका दूसरा तरीका ये है कि आपने उस पेन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी कि बच्चे की रूटीन एक्टिविटीज जो हैं वो इफेक्ट हों। तो ये एक बेसिकली बिल्कुल एक जैसे कहना चाहिए कि डिफिकल्ट एक फाइन लाइन है जिसको आपने मैनेज करना है, और ये एक मुश्किल काम है कि आपने बच्चे को ये समझना है कि पेन है, लेकिन आपने उसको फोकस ऐसे करना है कि आपने उसको डिस्ट्रैक्ट करना है उस पेन से, क्योंकि पेन उसको माइंड में है। तो उसका तरीका ये है कि आपने उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। अगर आप बच्चे को ये कहेंगे कि हम डॉक्टर ने देख लिया और पेन जो है वो मतलब डॉक्टर ने कहा कोई मसला नहीं है तो पेन नहीं है, ऐसा नहीं कहना। बच्चे को पेन का कॉन्सेप्ट देना है कि हाँ तुम्हें पेन है, लेकिन आपने उसको फोकस इस तरह करना है कि उसको दूसरी चीजों में एंगेज करना है और उसको डिस्ट्रैक्शन देनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो स्कूल है, क्योंकि जो जिन बच्चों को रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है उनकी कोशिश यही होती है कि वो स्कूल से कोशिश होती है कि स्कूल ना जाए। तो आपने इस चीज को अवॉइड करना है। स्कूल से एक दफा भी अगर आप बच्चे को कहेंगे कि ठीक है आज रहने दो कल चले जाएंगे, तो वो एक यूजुअली छोटे बच्चों में स्पेशली एक हैबिट बिल्डअप हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि उसको इनकरेज करें, नॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ लाएं। जब बच्चे के पेट में दर्द है तो उसमें बजाय इसके कि आप उसको कहें कि जाओ तुम बेड पे जाके लेट जाओ, उसको नॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ लाने की कोशिश करें। अगर आप उसको नॉर्मल एक्टिविटीज में एंगेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा क्रिकेट का शौकीन है, बच्चा किसी किस्म की गेम का शौकीन है और वो खेलने के साथ उसमें बिजी होने के बावजूद पेट दर्द की कंप्लेन कर रहा है, तो फिर बेहतर है कि आप डॉक्टर से एक दफा और रिव्यू करें। लेकिन अगर बच्चा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो इट मीन्स कि वो एक फंक्शनल एब्डोमिनल पेन है। एक्सेसिव इन्वेस्टिगेशंस मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि करें। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के साथ अगर हमने रूल आउट कर दिया है तो पेरेंट्स कहते हैं कि जी हम इसका सीटी स्कैन करा लेते हैं। मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड के बाद इससे आगे जाने की जरूरत नहीं होती अगर सारे ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट वगैरह नॉर्मल है तो, और स्पेशली अगर रेड फ्लैग साइंस नहीं है। अगर रेड फ्लैग साइंस मौजूद हैं तब भी बेहतर यही होगा कि डॉक्टर जो है वो एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाए, क्योंकि हर चीज की डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं।
यूजुअली जो इम्पोर्टेंट चीजें हम रूल आउट करते हैं वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज करते हैं, जिसमें एक पखाने का टेस्ट है और कुछ ब्लड टेस्ट हैं वो करने होते हैं, और सीलिक डिजीज है जो हम रूल आउट करते हैं, वो भी एक ब्लड टेस्ट है। सीटी स्कैन की नौबत यूजुअली नहीं आती अगर कोई ऑर्गेनिक कॉज हमें नहीं मिली तो। अब पेन को मैनेज करने के लिए एक तो हमने डिस्कस किया था कि हम डिस्ट्रैक्शन की टेक्निक यूज करेंगे। बाज औकात बच्चों को साइकोलॉजिकल रिलीफ के लिए आप हॉट वाटर बॉटल दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ थेराप्यूटिक इन्वेंशन है वो भी हम कर सकते हैं, जिसमें डाइटरी चेंजेस हैं। बेसिकली डाइटरी चेंजेस में कुछ जगहों पे ये भी मेंशन किया गया कि जो प्रोबायोटिक्स हैं वो कुछ एविडेंस है कि कुछ बच्चों में हेल्प करते हैं, लेकिन सब बच्चों में हेल्प नहीं करते। के अलावा जैसे अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ पेन एब्डोमेन हो रहा है तो उनमें हाई फाइबर कंटेंट जो डाइट है वो हेल्पफुल होगी, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन वजह नहीं है पेन एब्डोमेन की तो हाई फाइबर डाइट ज्यादा हेल्प नहीं करेगी। मेडिकेशंस यूजुअली जो है वो हम रिकरेंट एब्डोमिनल पेन में यूजुअली हम उनको डिस्करेज करते हैं। और मेडिकेशन बेसिकली जो है अगर आप बच्चे को देना शुरू करेंगे तो वो बच्चे की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर कोई खास हेल्पफुल नहीं होती, क्योंकि रिकरेंट एब्डोमिनल पेन जो है अगर वो माइंड में है तो मेडिकेशन उसको कोई खास हेल्प नहीं करती। लेकिन अगर एब्डोमिनल मिग्रेन है तो उसमें बाज औकात ये होता है कि डाइटरी मॉडिफिकेशन, कुछ बिहेवियर थेरेपी, और अगर बच्चे को हेडेक भी है तो फिर दोनों चीजों के लिए मिग्रेन की ट्रीटमेंट जो है वो हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर पेन सारी जो बिहेवियर थेरेपी है, डिस्ट्रैक्शन है, इनके साथ सेटल नहीं हो रहा तो फिर आप डिस्कस करें डॉक्टर से। खुद से आप मल्टीपल पेन किलर्स जो हैं वो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात जो मेडिकेशंस हैं, स्पेशली ओवर मेडिकेशंस, वो भी एक कॉज है पेन एब्डोमेन की। इसी तरह से जो आईबीएस है उसमें भी हिप्नोथेरेपी के बारे में कहते हैं कि यूज की जा सकती है, बिहेवियर थेरेपी यूज की जा सकती है। कुछ योगा एक्सरसाइजेज हैं जो कि बच्चे की पेन इंटेंसिटी को कम करती हैं। कुछ यूके में अब ट्रेंड शुरू हुआ है कि ऑक्यूपेंचर के साथ भी रिकरेंट एब्डोमिनल पेन को ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई ज्यादा एविडेंस अभी मुझे उसके बारे में इतना इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रोग्नोसिस क्या है रिकरेंट एब्डोमिनल पेन का? तो बेसिकली जो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है वो, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि वो 5 to 14 ईयर्स की एज में कॉमन है। तो यूजुअली बच्चे जो हैं वो इससे आउट ग्रो कर जाते हैं। एक स्टडी थोड़ा अर्सा पहले हुई थी जिसमें उन्होंने जो है वो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन के साथ बच्चे लिए और उनको फॉलो किया फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो उनमें से जो 80% बच्चे थे वो विद इन 2 ईयर्स वो पेन जो है उनका वो सेटल हो गया, यानी कि जिनकी ऑर्गेनिक कॉजेज जो है वो रूल आउट कर ली गई थी और उसको सिर्फ एक रिकरेंट एब्डोमिनल पेन के नाम से लेबल किया गया था। तो यूजुअली 2 to 5 ईयर्स का टाइम है जिसमें मोस्टली बच्चे जो है वो उससे ग्रो आउट कर जाते हैं। जो रिस्क फैक्टर्स हैं कि वो ज्यादा लंबी चलेंगी, उसमें यह है कि अगर वो 6 ईयर्स की एज से पहले बच्चे को आ गया है, फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स की एज पे उसको एब्डोमिनल पेन शुरू हुआ है, तो चांस है कि वो 5 ईयर्स से ज्यादा एज तक रहे। अगर वो मोर देन 6 मंथ्स की हिस्ट्री है प्रेजेंट होने से पहले, यानी लंबा चल रहा है, तब चांस है। और इसी तरह से अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट है फैमिली में या कोई चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज है, तो उसमें ये क्रॉनिक होने का चांस है। इसी तरह जिन बच्चों की पर्सनालिटी में एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस है, उनमें ये पेन आती जाते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ अरसा रहेगा, फिर 1 आध साल सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर वो बच्चा एंक्शियस है और कोई और रीजन एंजाइटी की उसके आ गई है, तो उसको पेन, जो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है, वो दोबारा हो सकता है। अब जो हमने पीछे ऑर्गेनिक कॉजेज डिस्कस की थी, मैं उनको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है बेसिकली, वो कैसे उसको डायग्नोज करते हैं और क्या उसका बेसिकली डेफिनेशन है कि 4 times in a month जो है, फॉर एटलीस्ट 2 months अगर बच्चे के सिम्टम्स रहे हैं, कि उसको मतलब 25% ऑफ द टाइम ये है कि ये चांस होता है कि बच्चे को पेन दर्द है और जब वो बाथरूम जाता है, जो मैंने कहा था कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बच्चा पेट दर्द के बाद बार बार बाथरूम जाता है, तो वो जब बच्चा पखाना करके वापस आता है तो उसका पेन सेटल हो जाता है, तो इट मीन्स कि वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ उसका रिलेशन है। और
वो एसोसिएट होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी के साथ भी, जो है स्टूल की फ्रीक्वेंसी के साथ। इसी तरह से जो मेडिकल इवैल्यूएशन जो है वो आप जब आप करते हैं और देखते हैं कि कोई और कॉज नहीं मिली है, और स्पेशली जो मैंने कहा था कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है वो हम जरूर रूल आउट करते हैं, तो फिर आप उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कह सकते हैं। अब उसकी टाइप्स जो हैं बेसिकली वो 2-3 तरह की हैं। जैसे मैंने कहा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पखाने के साथ एक ताल्लुक है, तो उसकी बेसिकली या उसमें कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेट हो सकती है पेट दर्द के साथ, या डायरिया प्रीडोमिनेट हो सकता है, या दोनों हो सकती है। तो ये 3 टाइप्स हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। जो भी प्रीडोमिनेट है, अगर बच्चे को पखाना बार बार आ रहा है तो डायरिया प्रीडोमिनेंट है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की टाइप, और अगर मिक्स टाइप है तो दोनों चीजें हो सकती हैं। अब बेसिकली जो है इसमें होता क्या है कि सेंट्रल जो पेन परसेप्शन है ना इंसान की, कि ये पेन बेसिकली आपके यहाँ ब्रेन से आपको फील होती है कि जी आप पेन है। तो जब बच्चा खाना खाता है तो उसके ब्रेन के पास जब रिसेप्टर्स जाते हैं, तो बच्चे को जो उसके पखाने से सीधे जाते हैं वो उसके ब्रेन में जब जाते हैं तो उसको फीलिंग होती है कि उसने बाथरूम जाना है, और वो बच्चा पेट दर्द की भी शिकायत करेगा और वो बाथरूम भी बार बार जाएगा। तो ये बेसिकली एक हम कहते हैं सिंपैथेटिक जो है उसके है वो उसके ब्रेन को सिग्नल्स देगा। अब इसको हम मैनेज कैसे करते हैं कि इसमें बेसिकली डाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम फूड डायरी बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज है जो इफेक्ट कर रही है। कोशिश करते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स दें रादर देन कि एक बिग मील बच्चा एक टाइम में खाए। इसी तरह कोशिश ये करें कि लो फैट और हाई कार्ब कंटेंट हो डाइट में। पेन रिलीफ के लिए मेडिकेशंस यूज की जा सकती हैं अगर पेन सिग्निफिकेंट इनफ है। प्रोबायोटिक्स का मैंने जिक्र किया था ना कि रिकरेंट एब्डोमिनल पेन में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वन ऑफ द कॉजेज जिसमें प्रोबायोटिक्स हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज जो है वो हेल्पफुल है, डिस्ट्रैक्शन हेल्पफुल है। जो कुछ फूड्स और ड्रिंक्स हैं वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों को दूध के साथ शिकायत हो सकती है, कैफीन ड्रिंक के साथ, या जो जूसेस हैं वो हो सकते हैं। कुछ जैसे कैबेज और अनियंस के बारे में भी कहा जाता है कि वो गैस प्रोड्यूसिंग है, तो उनकी वजह से भी चांस है कि बच्चे को। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फूड डायरी के हिसाब से आपके बच्चे को किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। तो बेहतर यही होगा कि पहले सब चीज एक्सक्लूड करें, फूड डायरी के हिसाब से आप देखें, और उसके बाद अपना जो है अपनी डाइट उसको एडजस्ट करें। फिर मैंने जिक्र किया था फंक्शनल डिस्पेप्सिया का। तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया बेसिकली उसमें ये होता है कि जब भी जो बच्चा खाना खा लेता है उसके बाद उसको फुलनेस की फीलिंग होती है। इवन अगर उसने एक नॉर्मल साइज मील लिया है उसके बाद भी उसको लगेगा कि उसने बहुत ज्यादा खा लिया है और फुलनेस फील हो रही है। उसको डकार भी आ सकते हैं, मैदे में जलन भी हो सकती है। तो उसमें बेसिकली आपने ये करना है कि उसमें देखना है कि पेन एब्डोमेन के साथ साथ कोई और सिम्टम्स तो नहीं है। अगर उसको डकार है और सिर्फ मैदे में दर्द है लेकिन उसका पखाना जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही, वेट लॉस वगैरह नहीं है, और अदरवाइज बच्चा इन बिटवीन जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया है। इसमें एक एपिगेस्ट्रिक पेन सिंड्रोम भी फंक्शनल डिस्पेप्सिया की एक टाइप है। ये बेसिकली इसमें भी यही होता है कि इंटरमिटेंट बर्निंग सेंसेशन होती है, फुलनेस के बजाय बर्निंग सेंसेशन होती है। बल्कि एक दफा ऐसे भी मैंने एक बच्चे से सुना कि उसने मुझे कहा कि जब मैं खाना खाता हूँ तो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे पेट में गीजर लग गया और सब चीज गर्म गर्म हो गई है। यानी कि बच्चे डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं चीज को। तो वो ऐसे होता है कि उसको तेजाबियत की वजह से जो है वो महसूस होता है कि गर्म पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। चेस्ट पेन की भी शिकायत हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। तो उसकी वजह से बच्चा जो है वो बाज़ औक़ात खाना खाने से घबराता है। तो उसमें ये है कि तेज़ाबियत की कमी के लिए हम मुख्तलिफ मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं जो कि कोट करें मैदे को, और उसमें जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वगैरह हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। एब्डोमिनल मिग्रेन जैसे कि सर दर्द का मिग्रेन है, इसी तरह है। इसमें बेसिकली अगर 12 महीने के या 1 साल के पीरियड में 2 दफ़ा सिम्पटम्स हों जिसमें इंटेंस एब्डोमिनल पेन हो रही है, और उसमें
होता ये है कि पेन जो है वो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज को स्टॉप कर रहा है, आपको सर में दर्द भी हो रहा है, बाज़ औक़ात आपको वॉमिटिंग फील हो रही होती है, जैसे मिग्रेन में ऑरा होता है और आपको लाइट फ्लैशेस नजर आते हैं, इस तरह की सिचुएशन भी होती है। और जब बच्चा जाके रेस्ट करता है तो वो दर्द बेहतर हो जाता है। तो उस सिचुएशन में इसको हम एब्डोमिनल मिग्रेन कहेंगे, और इसमें बाज़ सिचुएशन में मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसमें डॉक्टर से रुजू करें, और उसमें वो फिर उस हिसाब से 2-3 डिफरेंट टाइप्स की मेडिकेशंस हैं जो कि वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली जब सर में दर्द और पेट में दर्द एक साथ है तो एब्डोमिनल मिग्रेन को कंसिडर करना ज़रूरी है। अब हम फंक्शनल एब्डोमिनल पेन कब लेबल करते हैं? अगर बच्चा जो है उसको 2 महीने में 4 दफ़ा से ज़्यादा एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट है, जो कि बाकी सारे जो हमने रेड फ्लैग्स हैं उनको रूल आउट कर दिया है, और बच्चा इन बिटवीन द सिम्पटम्स कंप्लीटली नॉर्मल है, ना बच्चे को वेट लॉस हो रहा है, बच्चा अपना खा-पी ठीक रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ नॉर्मल हैं, तो हम उसको उस वक़्त जो है वो फंक्शनल एब्डोमिनल पेन कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को पहले डॉक्टर को दिखाएँ, डॉक्टर सारी जो ऑर्गेनिक कॉज़ेज़ हैं वो रूल आउट कर दे, फिर हम उसको फंक्शनल एब्डोमिनल पेन लेबल करेंगे। तो बेसिकली जो सेंट्रल पेन है, और अगर बच्चा अदरवाइज़ हैप्पी है इन बिटवीन द पेन, तो आप ज़्यादा वरी नहीं करेंगे इसमें। तो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन बेसिकली इन समरी क्या है कि वो एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, बच्चे की स्कूल अटेंडेंस को इफ़ेक्ट कर सकती है, और एक मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है जिसमें बहुत सारी वजूहात मिल के पेन एब्डोमेन कर सकती हैं, और इसमें डेफिनिटली ऑर्गेनिक कॉजेज़ को एक्सक्लूड करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि वन्स हमने ऑर्गेनिक कॉजेज़ को रूल आउट कर दिया, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ नहीं है। तो इसमें हम जितना रिलैक्स रहेंगे, बच्चा भी उतना रिलैक्स रहेगा। लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि हम बच्चे को रीअश्योर कैसे करते हैं, और हम क्या टेक्नीक यूज़ करते हैं बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जी, कोई क्वेश्चंस हैं? जी जज़ाकल्लाह खैर सादिया, मेरे ख्याल से काफी कॉम्प्रिहेंसिव था। अभी जब लोग क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं तो एक दो चीजें मैं इसमें ऐड करता चला जाऊं अपने सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या यूरोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो जो टॉर्जन ऑफ द टेस्टिस, यानी जो टेस्टिस होते हैं या हंसिया जो होते हैं, उसमें जब बल पड़ जाता है तो उसमें बच्चे एब्डोमिनल पेन के साथ कंप्लेन करके आते हैं हमारे पास। और कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर्स उनको ये सोचते नहीं है इसके बारे में, और वो टेस्टिस को एग्जामिन तक नहीं करते हैं। तो कई दफा जो हमने देखा कि मिस्ड टॉर्जन जो है उसके अंदर ये चीज सामने आई कि बच्चे ने एब्डोमिनल पेन के साथ कंप्लेन किया लेकिन उसको इत्तेफाक से मिस कर दिया। तो खास तौर पे पेरेंट्स के लिए बड़ा जरूरी है कि अगर लड़का है और वो एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन कर रहा है तो उसको कम से कम पूरी तरह एक्सपोज करके देख लेंगे उसके टेस्टिस में कोई चीज तो नहीं है, कोई सुर्खी तो नहीं आ रही या कोई सूजन तो नहीं आ रही उस जगह पे। और दूसरी एक चीज हर्निया है, जो कि लड़कों में ज्यादा कॉमन है लेकिन लड़कियों में भी हो सकता है वो। तो उसमें ग्रॉइन यानी जो पेट का नीचे वाला हिस्सा, वहां पे देखेंगे वहां पे कोई सूजन तो नहीं है जिसके अंदर कोई वजह से उनको पेन हो रहा हो। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि आपको थोड़ा सा पेरेंट्स को चाहिए कि वो इसको एक्सपोज करके खुद देख लें, अपने तौर पे तसल्ली कर लें। और अगर उसमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती है तो जैसे डॉक्टर सादिया ने बताया आपको, उन चीजों को आप लेके आगे कंटिन्यू करें। एक सवाल है, इसके बाद फिर मैं और लोगों से भी इनवाइट करूंगा क्वेश्चन, कि वर्म्स के बारे में आपने पाकिस्तान में वर्म्स बहुत कॉमन थे एटलीस्ट जब हम वहाँ प्रैक्टिस करते थे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है वर्म्स के बारे में? जी, मैंने बेसिकली वर्म्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन वर्म्स जो हैं वो कॉमनेस्ट कॉज हैं पेट में दर्द की शिकायत जो है उसकी। लेकिन उसमें ये होता है कि बच्चे का जो खाना पीना है वो यूजुअली ठीक रहता है, बच्चा खा पी ठीक रहा होता है, लेकिन पेट दर्द की शिकायत करेगा, और जो वेट है बच्चे का वो गेन नहीं होगा लेकिन वेट लॉस नहीं होता। यूजुअली वेट लॉस जो है वो रेड फ्लैग है, लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा होता। कुछ बच्चे खाते बहुत ज्यादा हैं लेकिन पेरेंट्स कहते हैं ये खाने के बावजूद वेट इनका बढ़ नहीं रहा। तो वो एक कॉमन कॉज है पेन बार बार होने की।
और उसमें ये है कि बेहतर यही होता है कि जब जब पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन ट्रेंड है कि जब बच्चा पेट दर्द के साथ जाता है तो वो अक्सर डीवर्म तो जरूर ही करते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि एक दफा डीवर्म करने से मसला हल हो जाए। पाकिस्तान में तो मुझे याद है हमारी एक प्रोफेसर होती थी, वो ये रिकमेंड करती थी कि साल में कम से कम 1 से 2 दफा बच्चे जो छोटे हैं स्पेशली लेस देन 10 इयर्स उनको डीवर्म कर देना जरूरी है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो जनरली भी ये ट्रेंड है कि डीवर्म कर दिया जाता है बच्चों को वहाँ। इसके अलावा कोई अच्छा, एक चीज आपने फूड डायरी का जिक्र किया था, काफी दफा आपने जिक्र किया फूड डायरी का, तो इसका कोई अगर कुछ सैंपल सा अवेलेबल हो इंटरनेट के ऊपर, तो अगर वो कोई ऐसी चीज हो जो कि आप गाइड कर सकें, क्योंकि हम अपनी फ्रीक्वेंसी या ब्लैडर डायरी हम यूज करते हैं, तो उसके तो कई सैंपल अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे जिसमें हम मरीज को गाइड कर देते हैं, तो आप जी लोगों जी का भी कोई ऐसा सैंपल है? मैं देखती हूँ, मुझे एज सच तो मेरे ज़हन में नहीं है। ब्लैडर डायरी का तो डेफिनेटली जो हमारा पीड्स में भी है, वो एरिक एक वेबसाइट है उसके ऊपर बड़ी अच्छी वो दी हुई है, लेकिन फूड डायरी का मुझे आइडिया नहीं है। मैं देखती हूँ, अगर मुझे मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर आप दिखा दीजिएगा। लेकिन जज़ाकल्लाह। यूजुअली जो हम करते हैं फूड डायरी, वो हम ये कहते हैं कि अगर बच्चा अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल है तो आप उस वक्त कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है डायरी में। लेकिन अगर बच्चे को कोई सिम्टम आ रहा है तो आप उस डे की जो डाइट है बच्चे की, और साइट ऑफ पेन और ड्यूरेशन ऑफ पेन, और आपने उस पेन के लिए क्या किया, ये 4 बातें जो हैं हम यूजुअली कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। कोई क्वेश्चन या कोई और कमेंट किसी की तरफ से, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसे कई अटेंडीज हैं जो कि इनके बच्चों की उम्र कम है, खासतौर पे मैंने उनको दोबारा भेजा था ताकि अगर किसी वजह से उन्होंने मिस कर लिया अपना इनिशियल मैसेज, तो वो उसको अटेंड कर लें। हाँ, काफी कॉम्प्रिहेंसिव टॉक थी आपकी, जज़ाकल्लाह खैर इस बारे में, क्योंकि वाकई हम तो उस एज से गुजर चुके हैं जिसमें बच्चे छोटे उम्र के थे, लेकिन ये सारी चीजें बहुत कॉमनली देखने में आती थी पहले बच्चों के अंदर, और बहुत परेशानी भी होती है कि इसकी वजह क्या बन रही है बार बार। ये कोई अभी किसी ने मुझे कमेंट भेजा है, मैं देखता जी हूँ जी, कि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि अच्छा अच्छा। आर देयर एनी सिम्टम्स फॉर वर्म इन्फेस्टेशन। तो बेसिकली वर्म्स के लिए जो सिम्टम्स हैं वो पेन एब्डोमेन ही एक कॉमन जो सिम्टम है वो है। और उसके अलावा ये होता है कि बाज बच्चे जो हैं वो खाना ज्यादा खाते हैं वर्म्स की वजह से, और बाज बच्चे खाना कम कर देते हैं। तो ये दोनों सिम्टम्स हो सकते हैं। जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बच्चा जो है वो ज्यादा खा रहा है तो उसके पेट में कीड़े हैं, ऐसा नहीं है। बच, बच्चा कम भी खा सकता है पेट में कीड़ों की वजह से। अब वो आप अभी म्यूट क्यों करा? आप आपने जो नेक्स्ट टाइम का टॉपिक दिया था, वो बच्चों में जो रात को सोते हुए पेशाब में निकल जाना है, जी जी नॉक्टर्नल एंजियोसिस। जी अच्छा, जी ये अयूब साहब हैं जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी अयूब साहब। जी जी। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी। मैं मिसेस मुस्तफा हूँ बहरीन राइट, से। सॉरी सॉरी। सॉरी, आईडी थोड़ी चेंज है। मेरा ये क्वेश्चन है, एक तो आपने एब्डोमिनल माइग्रेन्स के बारे में जो बताया है, तो मेरे एक बच्चे के साथ ये थोड़ा मतलब अभी वो 12 इयर्स ओल्ड है, चूंकि मुझे भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है रहा है हमेशा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ उसके बारे में कि वो उसको इनहेरिट ना हो। तो 1-2 बार मैंने फील किया है, मगर बच्चे पेट में दर्द के बजाय, यानी एक तो नौजिया की ज्यादा शिकायत करते हैं, सर दर्द के साथ नौजिया की शिकायत होती है उसकी। आपने जो मेडिकेशन के ऊपर जाने का कहा है, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि कोई ऐसी चीज हमें बताएं, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं, तो अच्छा मतलब बेटर ये कि हम कुछ घर में ही कोई ऐसी चीज कर लें उनके साथ, यानी कोई और ऐसी चीज हो जो उनको इससे रिलीफ दे, खास तौर पे नौजिया जो फील करते हैं वो ना। तो इसके लिए कुछ बताइए आप। अच्छा, ऐसे है कि यूजुअली एब्डोमिनल माइग्रेन जो है उसमें फूड के साथ रिलेशन हो सकता है। जैसे कि आप हेडेक, आपको अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो आपको आइडिया होगा कि कुछ पर्टिकुलर फूड्स हैं जो कि कॉज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो फूड डायरी है उसमें मैं स्ट्रेस इसलिए करी थी कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि एब्डोमिनल पेन की जिनका रिलेशन फूड से होता है।
तो आप पहले तो ये देख लें कि कौन सा फूड है जो कि अवॉइड करना है बच्चे को, और उसके बाद फिर ये है कि अगर बच्चे को नोजिया हो रहा है तो उस सिचुएशन में जो मैं अभी डिस्ट्रैक्शन और वो सब बातें करी थी वो एब्डोमिनल माइग्रेन में कभी हेल्प नहीं करती। उसमें बच्चे को जो है वो काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट और रेस्ट जो है वही हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर बच्चा जो है वो आप अवॉइड भी कर रहे हैं और उसके बावजूद उसको एब्डोमिनल माइग्रेन के सिम्टम्स हैं, तो उस सिचुएशन में फिर उसको जो मेडिकेशन है वो स्टार्ट करने की जरूरत हो सकती है। अगर उसके सिम्टम्स इतने सिवियर हैं कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं उनको इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है कि लास्ट मंथ हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये हुआ, ये डायरेक्टली एब्डोमेन से तो नहीं ताल्लुक रखता, लेकिन स्टार्ट इसी तरह हुआ था कि मेरा एक बेटा है 7 इयर्स ओल्ड। तो लास्ट मंथ हम पाकिस्तान गए थे, तो उसको अचानक पेट में दर्द की बहुत शदीद दर्द की शिकायत हो गई। और वो इस तरह यानी अचानक कभी कभार उठता था कि वो तड़पता था, और हाँ देखने में बजाय ऐसा लगता था कि अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स का कोई पेन हो रहा है इसको, जैसे अपेंडिक्स में मरीज तड़पता है। लेकिन वो राइट साइड पे नहीं बोलता था, वो कहता था अम्बुलाइटिस पे है और उसके आसपास है, यानी वो बिल्कुल हाथ यहीं नाक पे रख के कहता था कि यहाँ दर्द हो रहा है। तो काफी दिनों तक मेडिसिन उसकी चलती रही, लेकिन फिर आखिरकार जब डॉक्टर के कहने पे अल्ट्रासाउंड कराया तो उसको किडनी में स्टोन्स थे, ये डायग्नोस हुआ। तो ये चीज भी यानी कुछ समझ नहीं आई कि मतलब उसको दर्द पेट में था और उसके जो है वो किडनी में स्टोन्स थे, और इससे पहले कभी भी उसको पेट दर्द की शिकायत किसी वक्त कभी नहीं की उसने हमसे। अच्छा, इसका तो मेरा ख्याल है डॉक्टर ज़िया को ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं, उनकी स्पेशलिटी है। और फिर मैं किडनी स्टोन्स के बारे में आप डॉक्टर ज़िया का जवाब सुन लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसका क्या। जी, उसमें एक तो पहली बात ये कि बच्चों में जो किडनी स्टोन्स अगर डेवलप होते हैं तो इसके लिए आपको मेटाबॉलिक वर्कअप कराने की जरूरत है। मेटाबॉलिक वर्कअप मैं भी यही चाह रही थी कि ये जरूर मेंशन, क्योंकि मेटाबॉलिक वर्कअप जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन बच्चों के अंदर किडनी स्टोन्स जो है वो अनयूजुअल हैं। और मेटाबॉलिक वर्कअप में ये होता है कि 24 घंटे का पेशाब टेस्ट किया जाता है। उसमें बच्चे को कहा जाता है कि वो एक बड़ी बोतल के अंदर या आप एक जगह में उससे पेशाब करवाएं, एक दिन सुबह से शुरू कर जिस दिन आप पेशाब नहीं जमा करना शुरू करें, उसमें पहला पेशाब जो होगा वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद पूरे दिन का पेशाब जमा किया जाएगा, जिस पर शाम का पेशाब, रात का पेशाब, और अगले दिन सुबह का पहला पेशाब भी इस बोतल में जमा किया जाएगा। और उसके अंदर फिर 7-8 चीजें हैं, उसको आप जो है वो चाहे तो आप नोट कर लें और चाहे तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि वो जो है इसमें कैल्शियम, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट्स, सिट्रेट्स और मैग्नीशियम और सोडियम हम चेक करते हैं। लेकिन इस बच्चे का जरूर इन्वेस्टिगेट करवाएं, क्योंकि ये अनकॉमन चीज है और बच्चों के अंदर रिकमेंडेड है कि अगर किसी को स्टोन बने तो उसको फॉरन इन्वेस्टिगेट पूरी तरह होना चाहिए। और इस स्टोन को आप अनअटेंडेड ना छोड़ें। जब आपने डायग्नोज कर लिया कि इसको स्टोन है तो देखें कि स्टोन का साइज क्या है। बच्चों को स्टोन्स अगर किडनी में है तो लिथोट्रिप्सी के जरिए उनको इजीली ट्रीट किया जा सकता है। बच्चों को लिथोट्रिप्सी के अंदर कभी कभी हम सेडेट करते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, मशीन के ऊपर लिटाकर उनको सेडेट कर देते हैं, बच्चे सोते रहते हैं और मशीन के जरिए उनके स्टोन को ब्रेक कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ी स्पेसिफिक है। लेकिन अगर मेरी साइट पे जाएं तो उसमें आप मुझे क्वेश्चन भेज सकती हैं अलग से, मेरे नंबर उस पर दिया हुआ है, जिसमें आप बच्चे की डिटेल या कोई टेस्ट हुए हैं तो भेज दें, तो मैं आपको उसके बारे में ज्यादा तफसील से जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। मैं भी बस बिल्कुल आपको यही बात मेंशन करना चाहती थी कि अगर स्टोन्स हैं तो उसको वर्कअप बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में स्टोन्स बहुत रेयर कॉज है। और ये भी चांस है कि जब बच्चे उस वक्त उसको पेन था, माइट भी वो स्टोन उसका किडनी के बजाय कुछ पास हुआ होगा और यूरेटर की वजह से पेन जो है वो वहां होगा। लेकिन ये है कि अगर स्टोन्स परसिस्ट कर रहे हैं तो जरूर इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम। कोई और क्वेश्चन हो? क्योंकि ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया था भी स्टोन से रिलेटेड, यही कभी कभी मैं फिर टॉर्जन की तरफ आ जाता हूँ घूम फिर कर। इसकी वजह यह है कि एक बहुत ही सीरियस पैथोलॉजी होती है और बच्चे अपने टेस्टिस को लूज कर जाते हैं इस वजह से। पेन कभी कभी सिवियर होता है और वो खत्म हो जाता है। और बच्चों से आप पूछेंगे हिस्ट्री में तो कहेंगे हमें दर्द हुआ था शदीद, उसके साथ नौजिया भी होता है और वॉमिटिंग भी होती है कभी कभी। और मैंने ऐसे बारहा देखे हैं बच्चे अपने एक्सपीरियंस में, बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली हम ऑन कॉल करते हैं कि बच्चे ने उसके बाद खेलते कूदते रहे, वो एक दिन गुजार दिया, 2 दिन गुजार दिए,
तो मैं पेरेंट्स को खास तौर पे बहुत ज्यादा एडवाइस करूंगा कि अपने बच्चों को वो एजुकेट करें इस बारे में कि अगर उनको जरा सा भी शक है कि उनको टेस्टिस में पेन हुआ है तो उसको बिल्कुल ना छुपाएं, फौरन अपने पेरेंट्स को बताएं ताकि वो इसको एसेस करके फौरी तौर पे दिखाएं, क्योंकि इसमें 4 से 6 घंटे का विंडो पीरियड होता है, 4 to 6 hours। अगर आपने इस विंडो पीरियड को मिस किया तो फिर चांसेस ऑफ सेविंग द टेस्ट विल बिकम लेस एंड लेस। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये चांसेस होते होते कम हो जाते हैं। और इसमें एक टॉर्जन होता है कभी कभी, और डी टॉट हो जाता है खुद से टेस्टिस। तो ये ना सोचिए कि टॉर्जन जो है वो पेन परसिस्टेंट रहेगा, लेकिन बच्चा अगर बार बार लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन करता है और वो दोबारा ठीक हो जाता है तो फिर इसको जरूर आप एक्सक्लूड करें। एक सर्जिकल बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है ये डॉक्टर इंसान से आई डोंट नो, मुझे मुझे अब ये ज़हन में नहीं है कि जब आप यहाँ हमारे साथ हॉस्पिटल में थे तब की बात है या नहीं, लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि हमारे पास यहाँ पे एक 8 साल का बच्चा था आज से 2-3 साल पहले, और वो हॉस्पिटल भी आया है, वो देखा भी गया है पेट दर्द के साथ, लेकिन वो उसकी टेस्टीज मिस हुई हैं और वो उसके बाद बिल्कुल ठीक था, और 48 आवर्स के बाद दोबारा पेन हुई है, और जब वो आया तो उसकी टेस्टीज जो है वो लूज कर चुका था। तो ये वाकई, ये इवन डॉक्टर के देखने के बावजूद उसकी टेस्टीज एग्जामिन नहीं हुई थी और वो बच्चा मिस हो गया था। बिल्कुल अली, आप जो बात करिए मतलब 100%, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि एएनई के अंदर जब बच्चे आते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और हमें वो कॉल नहीं करते हैं तो उसमें वो कभी कभी इस चीज की तरफ सोचते भी नहीं है कि टेस्टिकुलर पेन भी हो सकता है। क्योंकि बच्चे अगर लेट्स से कि 10-11 साल या 12 साल का बच्चा है जो कि रीजनेबली ग्रोन अप होता है, तो वो अगर फीमेल डॉक्टर होती है तो उसे थोड़ा सा उसकी इनिबिशंस होती हैं, शाइनेस होती है, तो वो उनको बताता भी नहीं है कि मुझे टेस्टिस में पेन हो रहा है। अगर वो खासतौर पे अपनी मदर के साथ आया हो, फादर के साथ आया हो, तो शायद वो इस चीज को ज्यादा क्लियरली बता दे। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इसलिए हमें मतलब एक तरह से हम लोग टीच करते हैं अपने जूनियर्स को कि हमेशा टेस्टिस एग्जामिन करें, क्योंकि एक तो टॉर्जन ऑफ टेस्टिस इंपॉर्टेंट है कि उसको एक्सक्लूड कर लिया जाए। दूसरा जो ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस जो अननोटिस रहते हैं हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज बहुत ही कॉमन है, क्योंकि मैंने ऐसे एडल्ट्स को देखा है जिनके बोथ साइड टेस्टिस वर अनडिसेंडेड और उनकी शादी हो गई और वो हमारे पास आए कि जो उनके बच्चों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उस वक्त हमने उनको डायग्नोज किया कि इनके बायलैटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस थे। तो मैं यानी ये बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा यानी डॉक्टर्स को भी जो हमारे साथ हैं इसके अंदर फॉलो में, और इसके अलावा जो जनरल पब्लिक है वो अपने बच्चों को एग्जामिन करें, और अगर के डॉक्टर्स हेल्प करें कि इसको वो सेल्फ एग्जामिनेशन भी किया करें, और अगर उनको लगे कि टेस्टिस नहीं है तो वो बताएं, क्योंकि वो टेस्टिस जो अनडिसाइडेड होता है उसमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि उसको जरूर देखना चाहिए। तो अगर इसके अलावा अभी कोई और क्वेश्चन या कमेंट नहीं है तो इसको हम सेशन को क्लोज करते हैं। आपका अगला सेशन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी हमारे साथ काफी ओवरलैप होगा। जी जी जो बिल्कुल। बेड वेट आप तो इंशाल्लाह वो अगले अगले संडे को इंशाल्लाह फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीक का टॉपिक जो है वो बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन है, जो मेरे ख्याल से सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग है, और यकीनन हमें जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनका भी अंदाजा होगा कि क्या होते हैं आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।